सबको इतना खुश होते देखकर वैशाली को बहुत गुस्सा आने लगा। उसका मन तो हो रहा था कि अभी सबके सामने चिल्लाकर बोल दे कि आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है क्या? वो केवल करियर को लेकर बात कर रही थी। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो ऋषभ से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन सब लोगों को आपस में हंसते बोलते देखकर वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। बस सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वैशाली की माँ बोली, लगता है शर्मा गई। जब वैशाली के पापा को भी ये बात पता चली तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनको भी यही लगा कि शायद वैशाली अपने माँ पापा की बात समझ गई है और उसने विनय से दूरियां बढ़ा ली हैं। इसलिए सिर्फ एक बार मिलने पर ही ऋषभ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जो भी हुआ, कुल मिलाकर वैशाली के मम्मी पापा को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। वैशाली गुस्से में दनदनाती हुई ऋषभ के कमरे में पहुंची। वह ऋषभ से बात करना चाहती थी, उसको सब कुछ बता देना चाहती थी और ये भी बताना चाहती थी कि नीचे सब लोग क्या सोचने में लगे हैं। ऋषभ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वैशाली बिना नॉक किए सीधे अंदर चली गई। वो बहुत गुस्से में थी तो उसे दरवाजा नॉक करने का ध्यान ही नहीं रहा। अंदर जाकर वह ऋषभ से सीधे सीधे बोली, सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कहते हुए जैसे ही उसने बिस्तर पर पड़े हुए ऋषभ को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ऋषभ यहाँ आराम से सो रहा था। वैशाली को अपने मन में लगने लगा कि यहाँ इतना तमाशा फैला पड़ा है और ये जनाब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अगर ऋषभ की जगह कोई और होता तो शायद वो बिना सोचे समझे उसको जगा भी देती। लेकिन ऋषभ से तो आज वो पहली बार ही मिली थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, ऋषभ को जगाए या नहीं। थोड़ी देर वैशाली वहीं खड़े होकर ऋषभ को देखती रही। ऋषभ को देखते देखते उसका मन थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उसको ऋषभ में विनय जो दिखता था। वैशाली बहुत उलझन में थी। एक तो ऋषभ के सामने आते ही वो सब कुछ इसलिए भूल जाती थी क्योंकि वह ऋषभ में भी विनय को ही देख रही थी, और दूसरा नीचे सब लोग जो खुशियां मनाए जा रहे थे उसे देखकर भी वैशाली का दिमाग खराब हो रहा था। वैशाली लगभग 15-20 मिनट तक वहीं खड़ी रही। एक दो बार आवाज भी लगाई, ऋषभ ऋषभ, पर ऋषभ तो जैसे कुंभकर्ण बन गया था। वैशाली को फिर वहां खड़े रहना अच्छा नहीं लगा तो वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वो बहुत दुखी होकर रोने लगी। कभी कभी ऐसा ही होता है, जब बहुत गुस्सा आता है तो उसे आंसुओं के जरिए भी निकाल देना चाहिए। वही हाल वैशाली का भी हो रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो सब कुछ रोक देना चाहती थी। वो सबको चिल्लाकर बता देना चाहती थी कि जो सब लोग सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विनय की है, विनय से ही शादी करना चाहती है। लेकिन इस वक्त गुस्सा होने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। बस इसीलिए उसका गुस्सा उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकला। थोड़ी देर रो लेने के बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तब उसने सौम्या को कॉल किया और सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद सौम्या बोली, तू कहे तो मैं आंटी जी से बात करूं क्या? लेकिन यही है कि अभी तेरे घर पर ऋषभ के भी पेरेंट्स हैं। अगर उनके सामने ये बात खुली तो तेरे मम्मा पापा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो मैंने कहा था कि तू एक बार ऋषभ से बात कर लेना। वैशाली बोली, यार मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ बोल ही नहीं पाई। और जब ये सब बातें सबके सामने आने लगी कि शादी के लिए मैंने हाँ कर दी है, तब मैं ऋषभ को बोलने भी आई, पर तब तक ऋषभ सो गया। उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि नीचे क्या ड्रामा चल रहा है। वैशाली की बात सुनकर सौम्या बोली, तू विनय से बात कर ले एक बार, उसको बोल दे कि आ जाए। थोड़ा नाटक जरूर होगा लेकिन तब शायद ऋषभ तुझसे शादी करने के लिए मना कर दे। वैशाली बोली, नहीं नहीं यार, इसमें तो और भी ज्यादा तमाशा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विनय है ही नहीं। थोड़ी देर पहले ही उसका फोन आया था, वो भोपाल जाने वाला था, अब तो निकल भी गया होगा। सौम्या को भी इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वैशाली को इस कंडीशन से बाहर निकाल सकती है। वो वैशाली की हेल्प तो करना चाहती थी पर उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। सौम्या बोली,
तू कहे तो मैं ऋषभ से बात कर लूं, उसका नंबर देगी मुझे? वैशाली परेशानी से बोली, यार मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सुनकर सौम्या को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोल पड़ी, यार ऐसी कंडीशन लाकर खड़ी कर दी है तूने कि मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। वैसे तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभ की मां के सामने इस तरह बातें करने की? वैशाली दुखी मन से बोली, यार मुझे नहीं मालूम था कि इन सब लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही है। मैं तो जनरल बातें कर रही थी लड़कियों के करियर को लेकर, तो फिर मैंने भी बोल दिया। और ये बात मैंने काम करने के लिए और करियर के हिसाब से बोली थी। उसमें मैंने एक बार भी कहीं शादी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। वैशाली को इतना परेशान होते देखकर सौम्या को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सौम्या ने कहा, अच्छा चल ठीक है, तू परेशान मत हो। अभी कौन सी तेरी शादी हुई जा रही है, जो चल रहा है चलने दे। तू पहले अपना दिमाग ठंडा कर, और जब ये तेरा ऋषभ उठ जाए तो जाकर उससे बात कर लेना। अगर उसका नंबर दे सके तो मुझे दे देना, फिर मैं बात कर लूंगी। ऐसे तो मैं भी तेरे घर आ जाती, लेकिन ये सब ड्रामा मैं तो ना देख पाऊंगी, और अगर तेरी और विनय की कोई बात मेरे मुंह से निकल गई और सबके सामने आ गई तो तेरे पेरेंट्स को भी यही लगेगा कि मैं खुद तो शादी कर रही हूँ और तेरी शादी नहीं होने देना चाह रही। तू समझ रही है ना? हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितने ज्यादा कंसर्न रहते हैं, जबकि अभी ऋषभ की फैमिली तेरे घर पर ही है, तो तेरी मम्मा भी नहीं चाहेंगी कि मैं वहां आकर तेरा टाइम वेस्ट करूं। वैशाली सौम्या की सारी बातें सुनकर बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि अगर विनय की बात तेरे मुंह से उन्होंने सुनी तो फालतू तेरी इमेज मेरे घर में जरूर खराब हो जाएगी। फिर भी देख ले, अगर तू आना चाहे तो आ जा, तेरे लिए तो कभी कोई मनाही नहीं है। सौम्या बोली, रहने दो, अभी नहीं आ रही मैं। हाँ देखूंगी कल अगर आ पाऊंगी तो। तू पहले जाकर मुंह धो ले और अपना दिमाग ठंडा कर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं, आगे जो होगा देख लेंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रख। कहकर सौम्या ने फोन रख दिया। क्या वैशाली की परेशानी सौम्या की बातों से कम हो पाएगी? क्या वैशाली सोच समझकर ऐसा कोई रास्ता निकाल पाएगी जिससे वो ऋषभ को सब कुछ बता सके